हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉप इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करवाए थे। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ 10 एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। The Ghadar movement, which had its roots in the extremist ideology, was primarily active in which part of the world? तो जो गदर मूवमेंट है वो कहाँ स्टार्ट हुई थी? तो वो नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट हुई थी, लाला हरदयार ने स्टार्ट की थी। और अगर हम स्टेट की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, was a direct result of the extremist movement's pressure. What was its main feature? तो देखिए, पहली बात है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो एक्ट आया था, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है, वो क्या कहता था? तो उसने सिंपली इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो है मिलकर काम कर रहे थे और उनकी यूनिटी को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए, जिससे उन्होंने मुस्लिम्स को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए, जिसकी वजह से क्या हो जाए, कॉमनल लाइन में आपस में इनमें क्या मतभेद हो जाए। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। ठीक है ना, कॉमनल लाइंस में मतभेद करवाने के लिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया था। अच्छा, Which of the following was a reason for the decline of the extremist movement after 1908? 1908 के बाद थोड़ी देर के लिए क्या आया था, डिक्लाइन आया था एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट में। और वो क्यों आया था? वो इसलिए आया था कि जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट फेज के, उन सबको या तो अरेस्ट कर लिया गया था या तो डिपोर्ट कर लिया गया था। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, द अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ की लीडर्स। इसकी वजह से क्या है, वो थोड़ी देर के लिए क्या है, टेम्परेली क्या हो गया था, डिक्लाइन आ गया था उस मोमेंट में। ठीक है ना। द होम रूल मूवमेंट वॉज लेड बाय विच टू प्रोमिनेंट फिगर्स? तो होम रूल मूवमेंट जो कि लॉन्च की थी 1917 में, वो जो है उसके दो प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक डेक्कन में लीड कर रहे थे और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में एनी बेसेंट जो है लीड कर रही थी। होम रूल मूवमेंट का मतलब था कि उनको सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी विद इन ब्रिटिश एम्पायर। एनी बेसेंट जो कि आयरलैंड की थी, और आयरलैंड में भी उन्होंने ये रिफॉर्म लाया था। उसी लाइंस में क्या चाहते थे वो, कि इंडिया में भी होम रूल मूवमेंट चले, जिससे सेल्फ गवर्नमेंट मिले। एम्पायर ब्रिटिश का ही हो लेकिन रूल वो अपना करें, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर वो मतलब सेल्फ गवर्नमेंट को चलाएं। तो ये उनका मेन जो है गोल था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। What was the primary objective of the होम रूल मूवमेंट? तो होम रूल मूवमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिंपली था सेल्फ गवर्नमेंट को अचीव करना ब्रिटिश एम्पायर के अंडर। ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा सी। ठीक है ना। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड में भी यही लाइन पर जो है ब्रिटिश एम्पायर चल रहा था। ठीक है ना। आंसर ही दिख जाता है। द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो है वो क्या मानते थे ब्रिटिश रूल को? ठीक है ना। तो वो सिंपली मानते थे कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए एक शराब है और वो इंडिया की जो इकोनॉमिक है उसे बर्बाद कर रहे हैं, उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो राइट आंसर आएगा सी, अ कर्स एंड अ फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। ये सिंपली कहते थे एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिश रूल के बारे में, जबकि मॉडरेट कहते थे कि विद टाइम उनको ये समझ आ जाएगा कि इनको भी थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, इनके साथ हम जस्टिस करें। बट एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं कहते थे, तभी उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी अलग थी। ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द लाल पाल बाल ट्रायो। तो लाल बाल पाल ट्रायो में कौन सा मेंबर नहीं था? तो देखिए, लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक और पाल फॉर बिपिन चंद्रा पॉल। अरबिंदो घोष जो कि पहले जब मॉडरेट लाइन में उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ना कैरियर स्टार्ट किया, बट बाद में वो भी क्या बन के एक्सट्रीमिस्ट बन के। तो अगर आपको पूछा जाए कि अरबिंदो घोष मॉडरेट लीडर थे या एक्सट्रीमिस्ट, तो राइट आंसर एक्सट्रीमिस्ट आएगा, बट वो लाल बाल पाल ट्रायो का पार्ट नहीं थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स रिगार्डिंग देयर व्यू ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो मेन डिफरेंस था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स का, वो क्या था? मॉडरेट्स ट्रस्टेड द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस वाइल एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट। देखिए, इसका राइट आंसर यही आएगा, जैसे मैंने पीछे भी आपको एक्सप्लेन किया है कि मॉडरेट कहते थे कि विद टाइम उनको ये सेंस आ जाएगी कि इंडियन लोगों के साथ भी हमने जस्टिस कर रहे हैं। बट एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं कहते थे, वो कहते थे इंडिया हमारा है और हम ही रूल करेंगे, आपका जो देश है आप वहाँ पर जाओ, आप एक तो हमारी इकोनॉमिक को बर्बाद कर रहे हो, दूसरा हम पर रूल कर रहे हो और अपनी पॉलिसीज हमारे ऊपर जिसे क्या कह रहे हो, थोप रहे हो। तो सिंपली ये जो है आइडियोलॉजी डिफरेंस था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। द कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1906 वाज अ सिग्निफिकेंट बिकॉज। तो कलकत्ता सेशन 1906 का इंपॉर्टेंट क्यों था? इट सा द फर्स्ट डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस तब नहीं आई थी, पूर्ण स्वराज 1929 में आएगा लाहौर सेशन में। ठीक है, ओके। इट पासिस द रेजोल्यूशन ऑन स्वराज स्वदेशी बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। बिल्कुल। तो 1906 में उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था स्वराज के ऊपर, स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर, बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स के ऊपर और नेशनल एजुकेशन की, हमें इंडियन लोगों को एजुकेट भी करना है। तो सिंपली इस लिहाज से जो है कलकत्ता सेशन 1906 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एनुअल्ड बाय द ब्रिटिश इन विच एवर। मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिपील कब किया था? तो इसका राइट आंसर आएगा सी 1911 में। तब वैसोराय था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग जो था वो वैसोराय था। तब लगा था दिल्ली दरबार। ठीक है ना, दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है ना, और जिसे कहते हैं कि अब आपका काम यह है कि तब इंडिया में जो है ना ब्रिटिश किंग भी आए थे। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन ब्रिटिश किंग आए थे। ठीक है ना, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग हो गया, दिल्ली दरबार हो गया, इसके रिलेटेड कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ, हालांकि ये एनुअल उन्होंने कर दिया बट इसका फिर खास कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कैपिटल थी ब्रिटिश एम्पायर की, पहले वो कलकत्ता थी, उसको ट्रांसफ़र किया था दिल्ली में 1911 में ही, यहाँ इसी दौरान। ठीक है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रिपील किया और साथ में कलकत्ता से दिल्ली को में मतलब कैपिटल भी शिफ्ट किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टेस्ट एमसीक्यूज़ किए हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज के ऊपर। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें हम कोशिश करेंगे और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।